सफेद साड़ी में लिपटी प्रियंका का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने दरवाजे पर खड़े शख्स को देखा। उसके कदम पीछे हटने लगे, पर अतीत की परछाइयाँ उसे जकड़ती चली गई। क्या यह सच था या कोई वहम? जो कुछ वो पीछे छोड़ चुकी थी, वो फिर से उसकी जिंदगी का दरवाजा खटखटा रहा था। आखिर ये किस्मत का इशारा था या फिर एक नया इम्तिहान? दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सों का खजाना चैनल पर। प्रियंका सुबह सोकर उठी तो पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल था। वो नहा धोकर सफेद साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। अपनी सूनी मांग, खाली गला और सूनी कलाइयाँ देखकर उसने आईने के सामने से हट जाना उचित समझा, मानो वो सच्चाई से दूर भागना चाहती हो। 3 महीने पहले ही 16 श्रृंगार किए हुए वो आईने में अपना चमकता रूप देखकर शर्मा गई थी। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, उसकी किस्मत में तो एक दिन भी सुहागन रहना नहीं लिखा था। विदाई के बाद वह दिल में उत्साह और अरमान सजाए अपने पति गौरव के साथ कार में बैठकर ससुराल की तरफ बढ़ी जा रही थी। तभी पीछे से आते हुए ट्रक ने उसके सपनों की दुनिया तहस नहस कर दी। उस एक्सीडेंट में गौरव की सांसों की डोर टूट गई और प्रियंका की मांग का सिंदूर उससे छिन गया। उस हादसे के बाद उसके सास ससुर ने उसे बड़ा सहारा दिया। प्रियंका की परवरिश उसके मामा मामी ने की थी। वे उसे वापस ले जाने को तैयार थे, लेकिन प्रियंका ने इसे अपनी नियति मानकर सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा करने का निश्चय किया। बाद में उसकी सास राजलक्ष्मी जी ने कई बार उसे फिर से शादी करने के लिए समझाया, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। आज उसका देवर बिट्टू दुबई से वापस आ रहा था। प्रियंका की सास राजलक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। पिछले 3 महीनों में प्रियंका ने उन्हें इतना खुश पहली बार देखा था। राजलक्ष्मी जी ने प्रियंका को बताया था कि बिट्टू उनके भैया का बेटा है। बचपन में एक दुर्घटना में बिट्टू के मम्मी पापा गुजर जाने के बाद राजलक्ष्मी और नारायण जी ने उसकी परवरिश की। बिट्टू भी उन्हें अपने माता पिता का स्थान दे चुका था और दिल से उनकी इज्जत करता था। पिछले 3 सालों से वो काम के सिलसिले में दुबई में था और आज घर वापस आने वाला था। प्रियंका उससे पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि उसकी शादी में वो नहीं आ पाया था। राजलक्ष्मी सुबह से कामवाली बाई धनिया के साथ रसोई में लगी हुई थी। प्रियंका भी उनकी मदद करने के लिए रसोई में गई। रसोई में लजीज पकवानों की खुशबू फैल रही थी, जो घर के माहौल को और भी उत्सवमय बना रही थी। नारायण जी भी बरामदे पर चहलकदमी करते हुए बिट्टू के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार 10 बजे बाहर टैक्सी आकर रुकी। नारायण जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, अरे भगवान, बिट्टू आ गया। राजलक्ष्मी जी आरती की थाली लेकर बाहर आईं। उन्होंने बिट्टू की आरती उतारी और उसकी ओर अश्रुपूरित नेत्रों से देखने लगी। आज उनका बेटा घर वापस लौट आया था। इसके साथ ही उन्हें अपने बड़े बेटे गौरव की याद भी आने लगी। दोनों भाई बचपन में साथ मिलकर कितनी शरारतें करते थे। माँ का आंचल पकड़कर दिन भर उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। आज बिट्टू को देखकर राजलक्ष्मी जी की आंखों के सामने वही दृश्य आने लगे, जिससे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिट्टू भी माँ का दर्द महसूस कर रो पड़ा। राजलक्ष्मी जी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, मानो अब वह अपने बेटे को कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगी। राजलक्ष्मी उसे घर के भीतर ले आईं। बिट्टू पर नजर पड़ते ही प्रियंका सिहर गई। ये तो रोहित था। रोहित ने जब सफेद साड़ी पहनी हुई प्रियंका को देखा तो उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया और वह उससे नजरें चुराने लगा। प्रियंका घबराकर रसोई में भाग गई। घबराहट के मारे रसोई में जाकर उसने एक गिलास पानी गटक लिया और रोहित के सामने जाने से बचती रही। रोहित माता पिता से बहुत सारी बातें कर रहा था। घर में रौनक छा गई थी। इतने दिनों से जो गौरव की मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, वह जैसे आज टूट गया। घर में सभी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन रोहित की उपस्थिति से प्रियंका असहज हो उठी। उसने खुद को अपने कमरे में ही कैद कर लिया। रोहित और प्रियंका देहरादून के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।
साथ पढ़ते हुए दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे। एक दिन जब रोहित ने अपने प्यार का इजहार किया तो प्रियंका इनकार नहीं कर पाई। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही प्रियंका को मुंबई में जॉब मिल गई थी, लेकिन रोहित को कोई जॉब नहीं मिल पाई थी। वो अभी देहरादून के हॉस्टल में ही रह रहा था। एक दिन रोहित ने प्रियंका को फोन पर बताया कि उसका कोई दोस्त दुबई में है और उसे भी वहाँ अच्छी नौकरी मिल रही है। उसने कहा, अगर दुबई में नौकरी मिल गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे तो प्रियंका रोहित को इतनी दूर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि रोहित के उज्जवल भविष्य में बाधा नहीं बनेगी। वह जानती थी कि रोहित ये सब उसी के लिए कर रहा था। तय समय पर रोहित दुबई चला गया। शुरुआत में रोज दोनों फोन पर बातें करते थे, ऑनलाइन चैटिंग होती थी, लेकिन एक दिन अचानक रोहित का फोन आना बंद हो गया। प्रियंका ने उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित का कुछ पता नहीं चला। प्रियंका उसके प्यार को याद करती और रोती रहती। कभी कभी उसका दिल अनजानी आशंकाओं से भर उठता, तो कभी उसे लगता शायद रोहित को कोई और मिल गई होगी। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। अब तो प्रियंका ने रोहित के लौटने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। इसी बीच उसके मामा मामी ने गौरव के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। प्रियंका मामा मामी की बात मानकर गौरव से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। वह बताती भी तो क्या, और इंतजार करती भी तो किस उम्मीद पर। उसे पता ही नहीं था कि रोहित गौरव का मौसेरा भाई निकलेगा। इन परिस्थितियों का सामना करना प्रियंका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रोहित के सामने कैसे जाए। रोहित को आए 2 सप्ताह हो चुके थे, लेकिन अब तक रोहित और प्रियंका का आमना सामना नहीं हुआ था। एक दिन प्रियंका छत पर पौधों में पानी डाल रही थी। तभी अचानक रोहित भी छत पर आ गया। उसे देखते ही प्रियंका वहां से जाने लगी। रोहित ने हिम्मत करके कहा, प्रियंका मुझे तुमसे बात करनी है। प्रियंका का गला सूखने लगा। वो धीरे से बोली, प्रियंका नहीं, मुझे भाभी बोलिए। और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके गौरव भैया की विधवा हूँ। रोहित धीमे स्वर में बोला, मैं कुछ नहीं भूल रहा, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम नहीं जानना चाहोगी कि दुबई जाने के बाद क्या हुआ? प्रियंका ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। इन सारे सवालों को दफना कर ही मैंने नए जीवन की शुरुआत की थी। रोहित ने कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें सब कुछ बताकर ही रहूंगा। दुबई जाने के कुछ दिनों बाद मेरे सिर में दर्द रहने लगा था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन ऑफिस में बेहोश हो गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तब जाकर पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी मेरे बचने की संभावना ज्यादा नहीं है। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने चुपचाप अपना ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। सोचा था अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम्हें कोई दुख न पहुँचे। मैंने अपने घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने तुमसे बातचीत भी बंद कर दी। कुछ महीनों बाद जब रुपयों का इंतजाम हुआ तब मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मैं खुश था कि मैं बच गया। स्वस्थ होने के बाद मैं तुमसे मिलकर तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी और गौरव भैया की शादी तय हो गई है। अब मेरे पास बचा ही क्या था? रोहित ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए शादी में भी नहीं आया। लेकिन जब मुझे गौरव भैया की मौत के बारे में पता चला तो मैं बिल्कुल टूट गया। तुम्हारे बारे में सोचकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं घर आऊं। मैं खुद से ही लड़ रहा था और आखिरकार जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। तब माँ तुम्हें फिर से शादी करने के लिए मनाने लगी, और जब उनकी कोशिशें नाकामयाब हो गईं, तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ही आकर प्रियंका को मना लो। सारी सच्चाई जानने के बाद प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित ने धीरे से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ,
तुम्हें माँ पापा से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें जीवन भर खुश भी रख पाऊंगा। प्रियंका भरे गले से बोली, रोहित, मैं तुम्हें गलत समझती थी, लेकिन सच्चाई जानने के बाद अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। रोहित बहुत मायूस हो गया। 2 दिनों के बाद राजलक्ष्मी जी ने प्रियंका और रोहित को अपने कमरे में बुलाया। प्रियंका को फिर से समझाते हुए बोली, देखो बेटी, तुम मुझे अपनी माँ की तरह मान सम्मान देती हो ना, तो फिर इस माँ की बात क्यों नहीं समझती? तुम दोनों शादी के बंधन में बंध जाओ। अब तुम्हारे इस रूप को देखकर मेरा कलेजा कटकर रह जाता है। राजलक्ष्मी जी ने प्रियंका के हाथों में एक बैंगनी रंग की साड़ी और शगुन का सामान पकड़ाते हुए कहा, देखो बेटी, जिस दिन तुम्हारी हाँ हो जाए साड़ी पहन लेना। मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं करूंगी। फिर रोहित को एक अंगूठी देते हुए बोली, ये तुम्हारी माँ की अंगूठी है। जब प्रियंका मान जाएगी तो इसे पहनाना। रोहित ने अंगूठी को पैंट की जेब में डाल लिया। दोनों माँ के कमरे से निकलकर चले गए। प्रियंका ने वो साड़ी अलमारी में सहेज कर रख दी। वैसे भी उसके विवाह के समय की सारी साड़ियाँ कोरी ही पड़ी थी। उसे उन साड़ियों को पहनने का मौका मिला ही कहाँ था। राजलक्ष्मी जी ने तो उसे सफेद साड़ी पहनने से रोका भी था, लेकिन प्रियंका कहती थी, मेरी किस्मत में रंगीन साड़ी पहनना नहीं लिखा। इधर रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह किसी भी तरह प्रियंका के चेहरे पर खुशी लाना चाहता था। अपने प्यार को इस हाल में देखना उसके लिए असहनीय हो रहा था। एक दिन वह प्रियंका के कमरे में पहुंच गया। उसे देखते ही प्रियंका कमरे से बाहर जाने लगी। रोहित ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हें सफेद साड़ी में देखकर मेरा दिल कटकर रह जाता है। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर उदासी देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। प्रियंका पीछे हटने लगी और रोहित उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। अचानक रोहित उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। भरे गले से बोला, प्रियंका, मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारी ही खुशी चाही है और तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। क्यों इस रिश्ते का बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठा रही हो? जब गौरव भैया के मम्मी पापा भी चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, तो तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? रोहित की बात सुनकर प्रियंका दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी, मैंने जिसे भी अपनी जिंदगी बनानी चाहा, जिसे भी अपनी जिंदगी में अहमियत दी, वह हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। मैं सच में मनहूस हूँ। मेरी परछाई पड़ते ही लोगों के साथ बुरा होने लगता है, इसलिए मैं अब किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। रोहित ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो प्रियंका? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रियंका रोते हुए बोली, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। पापा ने दूसरी शादी तक नहीं की। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे पापा भी गुजर गए। मैं नाना नानी के पास चली आई। फिर एक एक करके मेरे नाना नानी भी इस दुनिया से चले गए। कॉलेज में मैं तुम्हें पसंद करने लगी। फिर तुम भी अचानक मेरी जिंदगी से गायब हो गए। फिर मामा मामी ने गौरव के साथ मेरी शादी करवा दी। मैं भी सब कुछ भूलकर गौरव को दिल से अपना पति मान चुकी थी। और देखो, मुझसे शादी करने के बाद गौरव भी इस दुनिया से चले गए। मैं जितने भी लोगों के करीब रही हूँ, सब इसी तरह किसी न किसी बहाने से मुझसे दूर चले गए हैं। इसलिए मैं अब सोच चुकी हूँ कि किसी को अपने दिल के इतना करीब लाऊंगी ही नहीं कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। उसकी बात सुनकर रोहित का मन उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। उसे समझाते हुए बोला, देखो प्रियंका, जिसके साथ जो भी हुआ हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। जब जिसका समय आता है उसे जाना ही पड़ता है। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ जो इंसान जुड़ा हुआ हो उसकी मनहूस परछाई का असर है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर मैं उस बदनसीबी को झुठलाकर तुम्हारे लिए लौट आया हूँ।
आज मैं तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हूँ। तुम्हारे जीवन में इससे बढ़कर तुम्हें और क्या सबूत चाहिए कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है? फिर रोहित थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अब भी अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया और तुमसे दूर रहने के बाद भी मुझे कुछ हो गया, तब शायद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे साथ रहने वालों को तुमसे कोई खतरा नहीं है। अगर तुम्हारे बिना मैं मर गया तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? रोहित की ये बात सुनकर प्रियंका तड़प उठी और कहने लगी, भगवान के लिए शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। रोहित उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, तुम किस्मत को कैसे धोखा दे सकती हो? तुम्हारे दिल में जो प्यार है वह तो हमेशा रहेगा ही, फिर चाहे तुम मेरे पास रहो या मुझसे दूर रहो। वैसे भी सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है, तो क्या इस डर से हमने जिंदगी जीना छोड़ दिया? रोहित की बातें प्रियंका के दिल में गहराई तक उतरने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी बात सुनकर प्रियंका खामोश हो गई। रोहित अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रोहित चुपचाप छत पर चला गया और काफी देर तक वहाँ अकेले में बैठा रहा। रोहित की एक एक बात प्रियंका के दिलो दिमाग को झकझोर चुकी थी। सही तो कहा था रोहित ने, जिंदगी अपनी बाहें फैलाए उसे दूसरा मौका देने के लिए उसके सामने खड़ी थी और वो खुद को मनहूस समझकर सजा दिए जा रही थी। वह सोचने लगी, किस्मत में जो लिखा होता है वह तो होता ही है, तो फिर मैं अपनी किस्मत से क्यों लड़ रही हूँ? क्यों नहीं मैं खुद को हालातों के हवाले कर अपने लिए सही फैसला ले पा रही हूँ? प्रियंका ने अपने आंसू पोंछे, अलमारी से वो बैंगनी रंग की साड़ी निकाली और उसे पहन लिया। साड़ी पहनने के बाद वह छत की तरफ चल पड़ी। जैसे ही छत पर पहुंची, रोहित उसका ये रूप देखकर चौंक गया। प्रियंका ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, लो रोहित, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर चाहिए। रोहित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर प्रियंका के आंसू पोंछ दिए और उसकी आंसुओं से भरी पलकों को बारी बारी से चूम लिया। उसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस करके प्रियंका के गालों पर सैकड़ों गुलाब खिल उठे। रोहित ने उसी वक्त माँ की अंगूठी निकालकर प्रियंका की उंगली में पहना दी। प्रियंका की आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर अंगूठी पर गिर गए और अंगूठी की चमक और भी बढ़ गई। रोहित प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आया। घर के सभी लोग इस खुशखबरी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रोहित ने कहा, प्रियंका मान गई। इसके बाद रोहित और प्रियंका की शादी हो गई। दोनों राजलक्ष्मी और नारायण जी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस भावनाओं से भरे सफर पर जुड़िए। हम हर हफ्ते लाते हैं नई और दिल छू लेने वाली कहानियाँ जो आपके दिल को एक अलग ही सुकून देंगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल किस्सों का खजाना के साथ, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक खास एहसास जो सिर्फ आपके लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।